मेरा नाम डॉक्टर प्रार्थना पंडित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आयुष में, जहां हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में चर्चा करते हैं। रोज़मर्रा की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में चर्चा करते हैं ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, आयुष्यमान रहें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो दरअसल किडनी स्टोन का होम्योपैथी से किस तरह इलाज हो सकता है। और इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुनील पानेकर साहब मौजूद हैं। और पानेकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं पहले प्रश्न से अपने कार्यक्रम का आगाज़ करना चाहूँगी कि जो किडनी स्टोन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और कब मरीज़ को ये समझना चाहिए कि अब उसे एक चिकित्सक की आवश्यकता है, अब उसे बाहरी मदद की ज़रूरत है, अब घर पे नहीं संभव है। किडनी स्टोन एक दर्दनाक प्रॉब्लम है। ये शुरुआत में इसका दर्द अपने को पेट के लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के निचले हिस्से से और बैक की तरफ होता हुआ ये पेन होता है और यूरिन में रुकावट जैसी भी महसूस हो सकती है। अगर स्टोन बिल्कुल रास्ते में ट्रैक में कहीं फंस गया हो तो दिक्कत भी आती है। ब्लैडर में आके वो ब्लॉक कर देता है यूरिन और फिर यूरिन होने में भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहला सिम्टम दर्द, उसके बाद नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर भी आ सकता है और ठंड लग के बुखार जैसा भी लगने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो अपन को ये समझना चाहिए कि ये किडनी स्टोन का ही दर्द हो सकता है। फिर भी डॉक्टरी परामर्श के बाद ही ये समझें कि ये वाकई में उसी का दर्द है। और भी ऑर्गन्स वहाँ पे होते हैं तो हो सकता है किसी और चीज़ का भी दर्द हो। मोस्टली इस टाइप का दर्द किडनी स्टोन्स में ही होता है। बिल्कुल, दर्शकों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस विषय में मिली है कि अगर दर्द आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आपको चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या दर्द अकेला ही इसका एक सूचक है कि दर्द यदि आपको हो रहा है तो किडनी स्टोन है, या दर्द नहीं है तो अब किडनी स्टोन नहीं रहा? कई मरीज़ ऐसा भी समझते हैं कि अगर हमें दर्द अब नहीं रहा तो शायद हमारा जो रिपोर्ट में जो किडनी स्टोन शो हो रहा था वो अब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दर्द आपको नहीं है तो आप ये ना समझें कि आपको स्टोन नहीं है। कुछ कुछ पेशेंट्स जैसे रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन सोनोग्राफी कराते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और पता पड़ता है कि किडनी में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है या ट्रैक में कहीं स्टोन पड़ा हुआ है, जिसमें वो पेनलेस है। मतलब बहुत, आप एक छोटा सा स्टोन 3 mm 4 mm का स्टोन अगर है तो आप ये मान के चलिए कम से कम उसकी उम्र 5 से 6 महीने की, 6 महीने से वो स्टोन फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है और वो मूवमेंट तब होता है तभी आपको उसका पेन का फीलिंग होता है। तो ऐसे साइलेंट भी पड़े रहते हैं स्टोन्स और आपको कोई फीलिंग नहीं होती, तो आप ये गलत फहमी में ना रहें कि आपको स्टोन नहीं है या ऐसा आपको लगता हो। देखिए दर्शकों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर हमें पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तकलीफ़ नहीं है। हमारे शरीर में तकलीफ़ हो भी सकती है और हमें दर्द की अनुभूति ना हो, ऐसा भी संभव है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दरअसल एलोपैथिक मेडिसिन में ये अक्सर देखती हूँ कि जो पेशेंट्स होते हैं वो सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले लेते हैं। वो कोई दर्द की अगर दवा है तो वो खुद ले लेते हैं, वो अगर कोई बुखार की दवाई है तो वो खुद ले लेते हैं। तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में भी ऐसा लोग करते हैं, और यदि करते हैं तो कितना रिस्क फैक्टर इसमें होता है? नहीं, होम्योपैथिक में अब आम धारणा लोगों की ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो दुकान पे आके अपनी मर्ज़ी से कोई भी दुकान मेडिसिन ले लेते हैं और उस जी फ़ायदे के लिए। तो कभी फ़ायदा हो भी जाता है, नहीं भी हो जाता है। लेकिन जी एलोपैथिक मेडिसिन का ऐसे नहीं, आपने गलत मेडिसिन ले ली तो वो तुरंत अपना रिएक्शन दिखाती है और ड्रग रिएक्शन जो भी होता है फिर उसको भुगतना पड़ता है। जी। तो साइड इफ़ेक्ट इसके कितने सीवियर हो सकते हैं और इसमें कितना सचेत रहने की आवश्यकता किस है? बात के साइड इफ़ेक्ट्स? अगर हम सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगर कोई पेशेंट लेता है तो होम्योपैथिक जी, दवाई है ना, होम्योपैथिक दवाई। तो उसमें ऐसा सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ नहीं होते। उसने गलत मेडिसिन भी ले ली तो कम से कम कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते। सेफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक बहुत ही ज़्यादा, इसलिए ऐसा कुछ तो नहीं लगता कि आपने आगे ले भी लिया हो। अगर आपको कहीं से, जैसे एक मेडिसिन बहुत ही फेमस है बर्बेरिस वल्गैरिस करके, वो आम जनता को मालूम है कि किडनी स्टोन के लिए यूज़ होती है, तो आकर बगैर डॉक्टरी परामर्श के भी वो आके ले लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टोन है, उसके हिसाब से फिर मेडिसिन आगे चिकित्सकीय परामर्श के साथ लेना चाहिए। और कभी कभी वो जो ले जा रहा है उसी दवाई से भी पता पड़ा हो, जो मेडिसिन ली है वो उसी टाइप के स्टोन के लिए जो उसके अंदर पल रहा है, तो फ़ायदा भी हो जाता है। जी। जी। और मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि किन लोगों में किडनी स्टोन का खतरा अधिक होता है? क्या जो दूसरी सिस्टमिक जो डिजीज़ेस हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, जैसे हाइपोथायरायडिज्म हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गई, या और कोई ऑक्यूपेशनल कोई चीज़ हो गई, तो उससे क्या ये जांचा जा सकता है कि इस मरीज़ को किडनी स्टोन की ज़्यादा परेशानी आ सकती है? देखिए, स्टोन्स किन लोगों को होता है उसका बहुत सीधा सीधा संबंध फ्लूइड से है। पानी पानी पीने का
जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्मली अभी रेनी सीज़न में जैसे 1 to 1.5 लीटर पानी आपको नॉर्मली पीना चाहिए, और समर में जस्ट इसके डबल आसपास पानी पीना चाहिए। तो जो लोग पानी नहीं पीते हैं उन लोग को ही किडनी स्टोन होने की काफ़ी संभावना रहती है। और जो लोग बहुत ही कैल्शियम लो और ऑक्सलेट हाई रिच फूड जो खाते हैं उन लोगों को स्टोन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पानी में आपने कंजूसी करी, और आजकल लोगों के पास पानी पीने का भी टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत भी टाइम मिला तो मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो टाइम कैसे निकल जाता है और वो पता पड़ा खाना तो खाया उसके बाद पानी पीना ही भूल गए। तो इससे बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो अपने आदर्श अपन तो जिस देश में जन्मे हैं भाग्यवान है कि अपने देश में बहुत भरपूर पानी है, नेचुरल सोर्सेस इतने हैं। अब गल्फ कंट्रीज़ में तो वहाँ पानी ही नहीं है, उनके पास पेट्रोल है, पानी वो लोग खरीद के पीते हैं। बिल्कुल। तो अपने यहाँ तो ऐसा कुछ भी है, अपने तो वेस्टेज ऑफ वाटर भी देखने को मिलता है, इतना पानी है अपने अंदर। तो पानी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर किडनी स्टोन के लिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाटर इनटेक। सर इसमें कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोगों का मैंने सुना है कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे नींबू पानी हो गया, जैसे वाटर इनटेक का जैसे आपने बताया, तो ये होम रेमेडीज़ इसमें कितनी कारगर सिद्ध होती हैं? होम रेमेडीज़ में आप फ्लूइड ले रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी ले रहे हो तो फ़ायदा करेगा, उस स्टोन को बाहर निकालने में मदद करेगा। तो फ्लूइड उस टाइम पे एक्स्ट्रा फ्लूइड लेना पड़ता है। तब आप वो नींबू का रस ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, फ्लूइड, दैट्स अ फ्लूइड। तो फ्लूइड इनटेक जितना ज़्यादा आप करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि किडनी स्टोन की जब बात आती है तो ये काफ़ी इसमें रिकरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये रिकर करता है, दोबारा हो जाता है। जैसे सिस्ट है कोई तो वो भी जैसे दोबारा अकर करती है, हमने ऐसा सुना है। ऐसे ही किडनी स्टोन के विषय में कहा जाता है। तो इसको डील करना कितना डिफिकल्ट होता है और होम्योपैथी इसमें किस कदर कारगर है? देखिए, ये रिकरेंस की बात आपने करी तो अगेन दिनचर्या पे बात आ गई। आपको हमने बताया कि पानी बहुत पीना पड़ता है। एक स्टोन आया और निकल गया तो आप समझे कि हो गया काम, उसके बाद से फिर से वही दिनचर्या, वही पानी का इंटेक आपने वही रखा। और खान पान में जैसे कैल्शियम लो, ऑक्सलेट ज़्यादा वाला या प्रोटीन रिच फूड जैसे नॉन वेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग बाग, इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा स्टोन्स हुआ करते हैं। तो पानी को ही ध्यान रखना है, वो नहीं तो दोबारा आपको हो सकता है। और फिर जेनेटिक प्रॉब्लम भी रहती है, जिन लोगों को स्टोन एक बार हो जाता है अगर जेनेटिक हिस्ट्री में तो उनको बनता रहता है। बस ये है कि आप पानी रेगुलरली पीते रहेंगे जेनेटिक वाले केस में तो स्टोन एक साइज़ तक ही ग्रो करेगा और वो फ्लैशिंग के साथ बाहर निकल जाता है, आपने पानी प्रॉपरली पिया हो तो। ये उसमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे डिस्कशन में निकल कर आई है कि अगर आपको जेनेटिकली प्रेडिलेक्शन भी है कि आपको किडनी स्टोन बनने का अगर टेंडेंसी भी डेवलप हो गई है बॉडी में, तो उसे भी हम अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ वाटर इनटेक से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी कि ये किडनी स्टोन के भी प्रकार होते हैं? आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई एक प्रकार है जो ज़्यादा, तो कौन, यदि प्रकार होते हैं तो क्या प्रकार होते हैं और कौन सा प्रकार है जो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डील करने में? ओके, किडनी टोटली 4 टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, फिर यूरिक एसिड होता है, एक स्ट्रोवाइट होता है, एक सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं। ऐसे 4 स्टोन्स होते हैं, जिसमें पहले 2 जो स्टोन मैंने आप लोगों को बताए हैं वही स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं, और जिसमें 90% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका कारण यही है, जो लोग बाग वही अगेन यहाँ पे फिर पानी की बात आ गई। कैल्शियम लो फूड और कैल्शियम लो ऑक्सलेट रिच फूड, ये अगर इस रेशो में आप लेते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं तो आपको स्टोन खूब ज़्यादा बनते हैं। और इनके टाइप्स यही 4 टाइप के होते हैं। सबसे 90% केसेस में आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही पाए जाते हैं। और यूरिक एसिड स्टोन्स उन लोगों को ज़्यादा पाए जाते हैं जो लोग प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, जिसे हम नॉन वेज कह सकते हैं। नॉन वेज में आपका मटन हो गया, चिकन हो गया, पोर्क हो गया, एग हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने वालों को और उसके ऊपर से पानी नहीं पीने वालों को फिर उनका टाइप बदल जाता है, उनको यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा होते हैं और मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है इसमें इसका दौरानिया बहुत होता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा होता है। तो क्या ये ही तरीका है होम्योपैथिक मेडिसिन में डील करने का, या इसे कम करने का कोई तरीका है, या होम्योपैथिक मेडिसिन इसी तरह काम करती है कि वो मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करती है इसलिए उसमें वक्त ज़्यादा लगता है? नहीं, ये एक्चुअली टोटली एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। होम्योपैथी में सभी दवाइयों में समय लगता है और सभी दवाइयों में एग्रेवेशन पहले होता है। पेशेंट सर दर्द लेके आए तो पहले अपन सर दर्द थोड़ी बढ़ाएंगे, तो उसको ऐसा उस केस में स्किन के केसेस में कुछ में एग्रेवेशन होता है, वो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत करवा के वो अगर आया हुआ है
और उसके बाद वो होम्योपैथिक के फेस में आए। तो होम्योपैथी सप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है, वो फर्स्ट जो भी है वो सब अबॉर्ट करता है, थोड़ा एग्रेवेशन होता है। अगर डिपेंड करता है कि उसने कितना एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके वो स्किन के केस में है। बाकी सब केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है और ड्यूरेशन भी ऐसा ज़रूरी। अब बड़ा स्टोन है तो अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो टाइम लगेगा, छोटे स्टोन्स होंगे तो जल्दी से डिज़ोल्व होकर जल्दी से निकलेगा। तो टाइम का ऐसा बिल्कुल वो भी नहीं है कि टाइम ज़्यादा लगता है, और डिपेंड करता है कि डिजीज़ का क्या टाइप है। सर, ये हम जो सुनते हैं एलोपैथी है, जो और विधाएं हैं, यूनानी है, होम्योपैथी है, तो होम्योपैथी किडनी स्टोन को किस तरीके से हम कहेंगे कि ये बेटर तरीके से डील करती है? व्हाई शुड पीपल ऑप्ट फॉर होम्योपैथी? होम्योपैथी में पहला वही कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ मेडिसिन हैं और इजीली डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन होम्योपैथिक में होती हैं। और मैं तो लास्ट 30 ईयर्स से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और स्टोन के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती हैं, जिसमें सबसे जो पब्लिकली नोन मेडिसिन है वो बर्बेरिस वल्गेरिस, मैंने पहले भी बताया था आपको। उसके अलावा परेरा ब्रेवा, हाइड्रेंजिया करके 2-3-4 मेडिसिन होती हैं। और जो रीअकरेंस वालों के लिए है उसके लिए एक वीकली मेडिसिन हम लोग साथ में देते हैं, तो उससे रीअकरेंस नहीं होता है। अगर जेनेटिक मामला भी है और वो रिकरेंस वाले मेडिसिन वीकली वो कुछ लंबे समय तक लेते रहेंगे तो रिकरेंस नहीं होगा। और जो फ्लूइड हम देते हैं, मेडिसिन लिक्विड में देते हैं, वो कुछ टाइम के लिए लेनी पड़ती है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन। राइट। मैं ये भी जान, अभी भ्रांतियों की आपने बात कही कि लंबा समय लगता है होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट में, तो ये और क्या होम्योपैथी से जुड़ी हुई और भ्रांतियाँ हैं जिससे हमारे दर्शकों को और हमें सतर्क रहना चाहिए? सबसे ज़्यादा भ्रांति यही है कि टाइम ज़्यादा लगता है, स्लोली वर्क करती है। और इसमें यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्लोली काम करती है और एग्रेवेशन होता है। एग्रेवेशन का भी बहुत लोग डरते हैं, डॉक्टर साहब तो पहले ट्रीटमेंट आने के पहले डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है, बढ़ेगा अभी नहीं, पेट दर्द के लिए आए हो आपको पेट दर्द बढ़ाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप थोड़ी देर बाद बाहर निकलोगे और जब मेडिसिन खाने के बाद पेट दर्द आपको शुरू हो जाएगा तो आप हमारे लिए मन में कुछ और सोचोगे। जी जी। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई तरीका होता है कि जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में पेशेंट से काम किया जाता है? उसके ऊपर जब कोई अगर स्टेज ज़्यादा ऐसी हो, सीरियस हो, या कोई पेशेंट ज़्यादा सीवियर उसमें आए आपके पास, तो क्या आप ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन रेकमेंड करते हैं? हाँ, बहुत रेयरली। अब हम लोग तो प्रिस्क्राइब एलोपैथिक कर नहीं सकते, कभी कभी एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत सीवियर पेन अगर हो तो उसे इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस वगैरह मेडिसिन दे के पेन को शांत करके फिर आने को बोलते हैं हमेशा। बाकी दोनों साथ में नहीं दे सकते। जी। दोनों साथ में देंगे तो अपन कंफ्यूज रहेंगे, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। स्पेशली ऐसी इमरजेंसी जैसे कि स्पेशली पेन वगैरह के केस में एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ट्रीटमेंट फॉलो लिए बाद में बुला लेते हैं। पेन जब रुक जाए आपका तो आप आ जाना कर, वो आ जाते हैं, फिर हम लोग होम्योपैथी आगे बढ़ाते हैं। जी। डायग्नोसिस के लिए जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड के लिए रेकमेंड करते हैं या एक्सरेज के लिए कहते हैं, तो जब किडनी स्टोन की बात आती है, जब गुर्दे में पथरी की बात आती है, तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यही है अपना, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सोनोग्राफी एक अच्छी पद्धति आ गई है जिससे बहुत इजीली मालूम पड़ जाता है। नहीं तो पहले ज़माने में तो डॉपलर वगैरह का या बेरी मिल टाइप के इन्वेस्टिगेशन पिला के और फिर उसको देखते थे कि स्टोन है तो कहाँ है और किस साइज़ का है। आजकल तो पूरी लोकेशन पूरी क्लियर हो जाती है कि किडनी में है, यूरेटर में है या ब्लैडर में है, स्टोन कहाँ पे, लोकेशन पूरा क्लियर हो जाता है उससे। तो उसके हिसाब से डायग्नोसिस में क्या, और बाकी यूरिन में कुछ सिम्टम्स होते हैं, बर्निंग मिक्चुरेशन वगैरह होता है तो उससे, और यूटीआई वगैरह हो तो फ्रेक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूटीआई होने से भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो भी एक कारण मान के चलते हैं। और बार बार पेन का वो कंप्लेंट करता है, पेन शुरुआत में हल्के पेन होते हैं तो ऐसे हल्के में डाल के पेन किलर किसी शॉप से कहीं से ख़रीद के और फिर शांत हो जाता है। अपनी दिनचर्या तो वही चल रही है, अपन पानी कम पीते हैं, आप मालूम तो पड़ गया लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये स्टोन का पेन है करके। तो ये डायग्नोसिस के लिए ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये स्टोन का ही पेन है। बिल्कुल। जब पेशेंट हमारे पास आता है, जब उसे बर्निंग मिक्चुरेशन जैसा इन्होंने कहा उसकी दिक्कत हो या उसे पेन हो रहा हो, और उसके बीच जब हम डायग्नोस्टिक के लिए उसे कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए या आपको रिजांच करवाइए, तो उसमें दरअसल हमें क्लियर होता है कि आपको नॉर्मल यूटीआई है या आपको कोई पथरी की शिकायत है। डॉक्टर साहब, यही इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन कब ज़रूरी होता है और कब हम समझते हैं कि मेडिकल उससे मेडिसिन के हाथ से बात निकल गई? हाँ, वो सर्जिकल भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
स्टोन के साइज़ पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा स्टोन है जो उसमें से मोस्टली 3 to 8 mm, मतलब 3 to 8 mm तक के सारे स्टोन जो है फ्लश आउट हो जाते हैं अगर आप पानी बहुत पीते हैं और मेडिसिन वगैरह लेते हैं। इससे बड़ा स्टोन हो जाता है तो उसमें पैसेज ही नहीं, तो वो कहाँ से निकलेगा, तो आपको एमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ेगी और उसको सर्जरी करवा के निकलवाना पड़ता है। 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm तक के स्टोन होते हैं तो वो फिर सर्जिकल वे से निकालने पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि होम्योपैथी के विषय में ये कहा जाता है कि जैसे कुछ लोग मजाक के तौर पर भी इस चीज़ को कहते हैं कि ये एक प्लासेबो मेडिसिन की तरह काम करता है। प्लासेबो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, प्लासेबो दरअसल वो मेडिसिन होती है जिसमें जैसे आपने नमक की गोलियाँ अपने पेशेंट को दे दी और वो एक दवा के तौर पर असर कर रही है, तो दरअसल वैसा नहीं होता है। होम्योपैथी वाकई काम करती है और इसका एक साइंटिफिक इसका एविडेंस है हमारे पास। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक तो गलत ही बात है। प्लेसिबो ट्रीटमेंट होता है, उसमें मेडिसिन रहती हैं, तो पिल्स जो हैं उसमें मेडिसिन डाल के दी जाती हैं और प्लेसिबो ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। फिर साइकोलॉजिकल कोई पेशेंट है तो कभी कभी प्लेसिबो भी हम लोग यूज़ करते हैं कि ये दिन में 3 बार खाना और 4 बार खाना और इतने इतने बजे ही खाना, और उसमें और थोड़ा सा और मसाला भर देते हैं कि आप 12:05 नहीं चलेगा, बिल्कुल 12 बजे ही खाना है आपको, 12, 3 और 6 ऐसे खाना है दवाइयाँ। तो नेक्स्ट डे वो पेशेंट आता है तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये वाली मेडिसिन तो बहुत कारगर थी, बहुत अच्छा लगा हमें। तो वो साइकोलॉजिकल इशू के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं हम लोग। जब किडनी स्टोन की बात आती है, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत मतलब अभिन्न हिस्सा है और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किडनी, हार्ट और जो अन्य जो हमारे अंग हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब भी ऐसे किसी अंग के विषय में हम सुनते हैं कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दिक्कत पेश आ रही है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो और कोई बात हो, तो पेशेंट सबसे पहले घबरा जाते हैं कि ये बहुत कोई सीरियस बात मेरे साथ हो गई है, अब इसको किस तरीके से डील किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जब हम क्लिनिशियन, एज अ क्लिनिशियन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उन्हें साइकोलॉजिकली काउंसिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनसे इस तरीके से उनसे बात करें, उन्हें ये समझाएं और उन्हें ये बताएं कि आप इतनी परेशानी में नहीं हैं और इसका इलाज संभव है, आप सही वक्त पर हमारे पास आ गए हैं। या अगर उन्हें देरी हो गई है तो ये बताने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से उस सिचुएशन से डील किया जाता है? हाँ, उसका सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि भाई इसको अपन उसको डराते ना हुए, उसको समझाएं कि आपकी बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर वो कैंसर वाला पेशेंट भी आए तो आप उसको पहले से ही डराने लग जाओगे तो बेचारा परेशान होकर उसको मेंटली उसको कितना स्ट्रेस और टेंशन होगा, उसकी वजह से उसको कोई दूसरी बीमारियों का कोई हार्मोनल डिसऑर्डर या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, थायराइड वगैरह इस तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। आप डॉक्टर एक बात जब पेशेंट से कहता है तो उसको कन्विंस करके कहना चाहिए कि नहीं आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़िया ठीक हो जाएगी। फिर भी पेशेंट अपन इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं तब भी पेशेंट जाते जाते एक बार पूछ ही लेता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, हम बोलते बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको ऐसी कोई बीमारी थोड़ी कि आपको बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अपन मेडिसिन से इसको आराम से, सर्जरी से भी बहुत सारे लोग डरते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं नहीं, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके स्टोन का साइज़ इतना साइज़ है नहीं कि सर कराना पड़ता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन आपके स्टोन का साइज़ ऐसा है कि अपन मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं। तो उनको कन्विंस करके अच्छे से समझा के बोलना चाहिए, ना कि उनको डराना नहीं चाहिए। कहीं कहीं कुछ डॉक्टर्स लोग इसका मिसयूज़ करते हैं कि डरा के मतलब बोल के और इस तरह से करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, वैसे आपने अभी इस विषय में हमें बताया था कि पानी ज़्यादा हम अपने दिनचर्या में शामिल करें, और जैसे नींबू पानी के विषय में मैंने आपसे कहा, तो पानी किसी भी तौर पर हमारे शरीर में जाना चाहिए, वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। और क्या क्या हम हमारी दिनचर्या में परिवर्तन ला सकते हैं, और क्या क्या हम हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला सकते हैं कि हमारे दर्शकों को और हमसे जुड़े जितने भी लोग हमें इस समय सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन्हें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ना हो? दिनचर्या में सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो आपकी दिनचर्या, जैसे अपन नाम ही ले रहे हैं दिनचर्या, इसमें आपके खाने पीने के टाइमिंग्स बहुत एकदम शेड्यूल टाइमिंग्स होना चाहिए। ब्रेकफास्ट इतने बजे है, लंच इतने बजे और डिनर इतने बजे। उसमें 10 to 15 मिनट्स प्लस माइनस आपका चलेगा। इससे ज़्यादा आप गड़बड़ करते हैं तो आप हमेशा एसिडिटी से ग्रसित रहेंगे, और एसिडिटी भी किडनी स्टोन्स के लिए बहुत सपोर्टिंग एजेंट का काम करता है। तो सोने का टाइम, उठने का टाइम और तीनों टाइम का मील्स और एक्सरसाइज, इन चारों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको किडनी स्टोन जैसी बीमारियां नहीं होती। उसके बावजूद भी अब आज के टाइम में लोगों के पास काम इतना है और मोबाइल पे इतने इन्वॉल्व रहते हैं, तो स्ट्रेस और टेंशन भी इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अगर आपकी दिनचर्या सब बढ़िया चल रही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोई घर में कोई इंसिडेंट्स हो गया या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई,
उस टेंशन से भी आप बहुत लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती। तो टेंशन हो चाहे कुछ भी टेंशन भी हो तो अपने को हल्के में लेके उसको जितना दिमाग से हटा के दूर रखना चाहिए। नींद नहीं जानी चाहिए उस स्ट्रेस या टेंशन से। अगर नींद आपकी जा रही है मतलब ये बहुत बड़ा खतरा हो गया आपके बहुत सारी बीमारियों का जन्म का। मतलब नींद आपकी अच्छी आनी चाहिए, इसका मतलब आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो ठीक ठाक है, नींद आ रही है। मतलब नींद नहीं आ रही है इसका मतलब आपको स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़बरदस्त है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये दिनचर्याओं को ध्यान रखना है। और पानी सबसे इम्पॉर्टेंट, किडनी स्टोन के लिए हमने आपको शुरुआत में बता दिया है, पानी अपने आप में एक मेडिसिन है और अपने देश में बहुत पानी है। अपने को पानी की जो लिमिट मैंने बताई है, अब कुछ लोगों को पानी पीने बोलो तो सर डॉक्टर साहब मैं तो 5-6 लीटर पानी पी लेता हूँ, तो वो तो आपने और किडनी के लिए वर्कलोड बढ़ा दिया। तो जितना पीना है उतना ही पीना है आपको, 1.5 से 2 लीटर अभी रेनी सीजन में, समर में आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पीना डेली चाहिए। तो उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए कि हम हर 1 घंटे में या 2 घंटे में 1 गिलास पानी पिएंगे। जब प्यास लगे तब पीना, मतलब वो तो आपने वहाँ पे जब अंदर शॉर्टेज हुई पानी की तो अंदर के सिस्टम ने बोला भैया कि पानी भेजो, तब भेजना, वो तो ठीक बात नहीं है। तो उस प्यास लगने के पहले अपने को पानी पहुंचाना चाहिए। तो हर 1 से 2 घंटे में कम से कम आपको आधे से 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, तो किडनी स्टोन जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। बहुत ठीक बात डॉक्टर साहब ने कही कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और पानी का इंटेक कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटेक वाटर होना चाहिए। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनकी हाल ही में अगर कोई कार्डियक सर्जरी हुई हो, जिन्हें हाल ही में अगर किसी और सर्जिकल प्रोसीजर से अगर गुजरे हों, या अगर कोई गर्भवती माताएं हैं, या अगर उन्हें अगर कोई किडनी स्टोन की अगर प्रॉब्लम होती है, तो उसे किस तरीके से डील करना चाहिए और उनके लिए क्या? उसके लिए तो सबसे सेफ फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही है। और बिल्कुल सारी कंडीशंस में, वो कार्डियक पेशेंट हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो या किसी तरह की भी इमरजेंसी कंडीशंस में, किसी और बीमारी के साथ वो पेशेंट स्टोन की प्रॉब्लम लेके आया है, तो होम्योपैथी इज़ ओनली द बेस्ट ट्रीटमेंट, कि वो बिल्कुल सेफली वो स्टोन वहाँ से ख़त्म कर सकता है। आपने बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब हमें दी। मैं कार्यक्रम के आखिर में हम लोग पहुंच गए, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का चैप्टर जैसा था रीनल स्टोन, तो इसके लिए मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगा कि अधिक से अधिक पानी पिएं। मैंने पानी का आपको ब्यौरा अच्छे से बता दिया है। समर सीज़न के हिसाब से रहता है। अभी रेनी सीज़न में ऑलरेडी पूरा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, तो पानी का इंटेक अपन इनहेल भी करते रहते हैं, इसलिए पानी की कमी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा की नहीं रहती है। 1.5 लीटर सफिशेंट रहता है। और समर में आपको जस्ट डबल के आसपास पानी पीना होता है। तो पानी ही आपका जीवन है और किडनी स्टोन से बचने का भी यही तरीका है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज जानने को मिली। और डॉक्टर सुनील पेनेकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो स्टूडियो में हमारे साथ पधारे और इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारे दर्शकों का और हमारा बहुत ज्ञानवर्धन किया। और कार्यक्रम आयुष से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम सब फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी वक्त पर। बहुत नमस्कार।